नमस्कार। 22 वीडियो, 22 दिन, 22 पीडीएफ 2022 की जो सीरीज हैं उसमें है ये आपका नेक्स्ट वीडियो। वो है हिस्ट्री का। और अभी तक हमने पढ़ लिया था मौर्य काल, उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जो है 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। तो पहले तो क्रम सुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया, फिर सातवाहन, फिर इंडो ग्रीक आए, फिर शक, और फिर कुषाण, और संगम काल में चेर, चोल व पांड्य। संगम काल में चेर, चोल व पांड्य। क्रम जरूरी है, क्रम पूछ लिया है कई एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सुंग, कर्ण, सातवाहन, इंडो ग्रीक नाभी अद्रय, फिर शक, कुषाण। ठीक है, आगे देखिए। तो सुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला, और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, कई जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बृहद्रथ, या फिर कई जगह लिखा मिल जाएगा बृहद्रथ रथ। तो बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है बौद्ध धर्म का दुश्मन। मतलब इसको नफरत थी बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र ने 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया एवं पाटलिपुत्र के कुक्टाराम विहार को तोड़ने का असफल प्रयास भी किया, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी करवाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन कहते हैं कि बौद्ध धर्म के दुश्मन के नाम से जाना जाता है, तो वो है पुष्यमित्र शुंग। अश्वमेध यज्ञ जो कराया उसके पुरोहित थे पतंजलि, और पतंजलि की पुस्तकें थी योग दर्शन व योग सूत्र। पूछ लेता है बुक्स एंड ऑथर्स में, ओल्ड वाले में। तो आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि की पुस्तकें जो थी वो थी योग दर्शन व योग सूत्र। और महाभाष्य जो था वो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा, उस पर क्या लिखा था? ये टीका, टीका टिप्पणी जो बोलते हैं ना, कि उसके बारे में समालोचना। तो महाभाष्य जो पतंजलि का था वो किस पे आधारित था? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। और इसके अलावा कालिदास जी की जो ये भी रचना है मालविकाग्निमित्र, तो यहाँ पे आप रचनाएं भी याद कर लो, और बाकी किस काल में क्या हुआ था ये भी। तो अभिलेख आपको पता चल गया कि अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग का था उसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? अयोध्या अभिलेख से। और इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक यानी कि यवनों का आक्रमण भारत पर हुआ किसके शासनकाल में? ये भी पूछता है, तो शुंग वंश के समय। और इस आक्रमण की जानकारी भी कालिदास की मालविका अग्निमित्र और पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। इसके अलावा गार्गी संहिता में भी इसका जिक्र है। और गार्गी संहिता किससे संबंधित है? वो गार्गी संहिता ज्योतिष से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं शुंग वंश में 9वां शासक जो था वो था भागभद्र, और इसके दरबार में यूनानी दूत कौन आया था? हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया? वो भागभद्र शासनकाल में आया, और वो किस वंश से संबंधित था? वो शुंग वंश से संबंधित था। और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया, और उसने विदिशा के बेशनगर में गरुड़ में भी स्थापित करवाया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, और वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या कर दी, और इसने क्या किया? कर्ण वंश की स्थापना की। तो पहले शुंग, फिर कर्ण, और इस वंश की राजधानी कर्ण की विदिशा थी। अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, वो है गुप्त काल। गुप्त काल, देखो पहली चीज, इससे पहला क्वेश्चन बनता है, पहले बता देते हैं फिर पढ़ाते हैं। वो है मंदिर काल, या मंदिर का स्वर्ण काल, या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल एंशिएंट में। तो वो क्या है? वो है गुप्त काल। गुप्त काल
जहाँ की चर्चा आपको मिले गुप्त मंदिर की, समझ लीजिए गुप्त काल, या फिर ईंटों की प्राचीन जमाने में, या फिर चबूतरे वाले मंदिरों की, तो आप समझ लेना, ऑप्शन देखते ही लगा देना, सोचना भी मत। तो गुप्त काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी का, और इसमें श्रीगुप्त आए और 240 से 280 ईस्वी तक रहे। ईस्वी है ये, ईसा पूर्व नहीं है। प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्रपत्र अभिलेख में, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में उल्लेख मिलता है किसका? श्रीगुप्त का। और चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इसने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण, देखो हमने कहा था मंदिर की बात आ जाए तुरंत श्रीगुप्त, गुप्त, गुप्त काल आप याद रखें। और महाराज की उपाधि भी धारण की, और महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी, सामंतों की उपाधि थी। उसके बाद आए घटोत्कच, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सन याद रख लो, 280 319 ईस्वी। और अब आते हैं चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो जो चंद्रगुप्त वो भी प्रथम हैं, वो आते हैं 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। एक ये क्वेश्चन है, कब से कब तक, और कौन है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, और तब तो अर्जी फर्जी थे। और महाराजा धीराज की उपाधि भी कौन धारण करते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी या कुमारी देवी से विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, श्री सिक्के चलवाए। और इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया कि ये अपना लौंडा अब मस्त सरकार चलाएगा, मस्त प्रशासन चलाएगा, इसके लिए छोड़ देते। अब आते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, कितने वर्ष शासन किया? 40 वर्ष। इस वंश का सबसे महान शासक कौन? समुद्रगुप्त। और उपाधि लिच्छवी, दोहित्र, धरणिबंध आदि उपाधियां इसने धारण की। और इस सब की जानकारी मिलती है हरिशेठ की प्रयाग प्रशस्ति से। और हरिशेठ समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहक था। कौन था? हरिशेठ समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहक था। प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखी गई है? तो चंपू बनाया गया है, इसमें चंपू शैली में लिखी गई है। और इसने किसने? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने प्रसवोद्धरण यानी कि समूल नाश करने की नीति अपनाई, मतलब जो आए उसको समाप्त कर दो। इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया एवं उनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया, अर्थात टैक्स लेकर छोड़ दो। मतलब वहां समुद्रगुप्त ने क्या किया कि जो नॉर्थ के शासक थे उनको तो कहा कि तुम्हें तो बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे, ये मेरा इलाका है। और साउथ में क्या किया, बोले तुमको हराएंगे लेकिन तुमसे क्या कहेंगे कि एक निश्चित कर हमें चुकाते रहो, राज तुम करो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने शकों, कुषाणों, इंडो ग्रीक, कामरूप प्रदेश यानी कि असम, असम का पुराना नाम कामरूप, तो असम और नेपाल एवं राजस्थान, हरियाणा के गढ़ राज्यों को पराजित किया। मतलब जो आ गया इसके उसकी बैंड बजा दी, बोले इधर तो आना ही नहीं, और अगर नॉर्थ इंडिया के हो तो देखना ही नहीं, तुम्हें तो समूल नाश करेंगे। और साउथ इंडिया तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, आप हमको टैक्स देंगे, प्रशासन आप चलाएं। समुद्रगुप्त ने, देखिए समुद्रगुप्त से ही क्वेश्चन आएगा और लगता है मुझे गरुड़ सिक्के पर आएगा। तो इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, गरुड़ सिक्के जो सबसे प्रसिद्ध थे। और गुप्त शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? भागवत धर्म को संरक्षण दिया, यह भी कई बार पूछा गया है। और गरुड़ गुप्त शासकों का प्रतीक था। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ सिक्के, ये प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। मिलती है तो होता ही है, किस पूछ लेगा
कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से नहीं मिलती है, तो वो नहीं मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। और बीड़ा बजाने वाले समुद्रगुप्त थे और वो सिक्के भी उसने चलवाए। और इसके अलावा जो सिक्के हैं वो धनुर्धर सिक्के और परशु सिक्के और व्याघ्रहंता, कुल मिला के देख रहे हो सारे सिक्के में एक बीड़ा बजाने वाले को छोड़कर आक्रामक सिक्के हैं। और इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो स्मिथ भाई ये बताइए आप कि समुद्रगुप्त तो नेपोलियन से बहुत पहले हुए, तो नेपोलियन को वहां का समुद्रगुप्त कहिए ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या कहने की। आगे देखते हैं। आगे आते हैं रामगुप्त। तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। और जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसने रामगुप्त से कहा कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह हमसे कर दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से स्वयं विवाह कर लिया और शासक बन गया। रामगुप्त के ये बस की बात नहीं थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय आया, बोले रुको तुमको तो हम निपटाते हैं, और उसके बाद स्वयं शासक बन गया। तो समुद्रगुप्त के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल देख लो, वो है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। कितने साल? 39 वर्ष शासन किया। और उपाधि देख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहते हैं वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट भी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य हैं, ये याद रखना। और इन्होंने परमेश्वर की भी उपाधि धारण की। और एक और क्वेश्चन, अंतिम शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय अभी ऊपर चर्चा की, उसकी हत्या करी और किसकी उपाधि धारण की? सकारी की उपाधि धारण की। क्योंकि शक, अरि माने दुश्मन, शकारी की उपाधि धारण कर ली चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर परमेश्वर। और चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक जो और किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासक किसके पास आ गया? प्रभावती गुप्त के पास आ गया। महरौली के जो लौह स्तंभ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहलिकों को भी पराजित किया था। और जो महरौली का फेमस लौह स्तंभ है उसका संबंध किससे है? एक तो पूछ लेगा तो गुप्तों से है, दूसरा किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें पूछ लेता है कि कालिदास समकालीन थे, ज़्यादातर यही आया है, तो कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और इनके दरबार में नवरत्नों में देख लो, कालिदास, वराहमिहिर, छपड़क, शंकु, वररुचि। कालिदास और वराहमिहिर तो आपको रटा ही होना चाहिए। इसके बाद आते हैं धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट और घटकर पर। और घटकर पर अमर सिंह, धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? वैद्य थे। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन? कालिदास, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और बेताल भट्ट आपको याद होना चाहिए। और इसी के समय कौन आ गया? चीनी यात्री फायान भारत आ गया। चीनी यात्री फायान भारत आता है किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फायान चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख कहीं पे भी नहीं करता है, वो दूसरे नाम से पुकारता है। फायान स्थल मार्ग से आया था और वह जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह के पास से चीन को लौटा। फायान किस लिए आया था? बौद्ध धर्म की जानकारी को लेने के लिए। फायान की जो पुस्तक है वो थी फो क्यो की। फो क्यो की। अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त
गुप्त शासकों में अगर पूछे कि सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं तो कुमार गुप्त के अभिलेख मिलते हैं। और सर्वाधिक सोने के सिक्के तो ये भी कुमार गुप्त के ही मिलते हैं, जिसमें अभी जो मिला है वो भरतपुर के पास बयाना में सोने के सिक्कों का ढेर मिला है। तो कुमार गुप्त शासनकाल 414 से 454 ईस्वी, और सबसे ज़्यादा अभिलेख गुप्त शासकों में तो कुमार गुप्त के, और गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमार गुप्त के। आप सिक्कों की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आता है, पहले यहाँ से देखिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए। तो सर्वाधिक सोनों के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। और सबसे शुद्ध क्वालिटी के सोने के सिक्के किसने चलाए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। फिर पूछ लेता है सातवाहन शासकों ने या शीशे के सिक्के या प्रोटीन के सिक्के जिसको लेड बोलते हैं वो किसने चलाए, वो सातवाहन शासकों ने। और शकों ने क्या किया, शकों ने चांदी के सिक्के चलाए। ये सब क्वेश्चन हैं। और ग्रीकों ने सोने के लेख युक्त सिक्के चलाए। आरंभिक सिक्के तो हम बता चुके हैं ऊपर, आहत या पंचमार ठप्पादार। तो एक बार फिर से देख लो, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, आरंभिक सिक्के पंचमार्क थे, और ग्रीकों ने सोने के लेख युक्त सिक्के चलवाए, और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के। ये बहुत बार आया है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाणों ने चलवाए। और सातवाहन शासकों ने शीशे या प्रोटीन के सिक्के चलाए। ये भी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, ये ध्यान रखना। तो सातवाहन शासकों ने शीशे या प्रोटीन सिक्के चलाए, और शकों ने चांदी के सिक्के चलाए। तो कुमार गुप्त जो जिसके गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं, कार्तिकेय का अनुयायी था। और कुमार गुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन बने कि मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए, तो भाई साहब कुमार गुप्त ने चलाए। और चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार शकादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और शकादित्य उपाधि किसकी थी, तो कुमार गुप्त की थी, शकादित्य या महेंद्रादित्य। तो एक बात याद रखिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थापना किसने करी, कुमार गुप्त ने। हमने कैसे याद किया है कि नालंदा जो है वो बिहार में जगह है ना, नालंदा। और बिहार के ज़्यादातर लोग कुमार होते हैं, मतलब टाइटल में कुमार ज़्यादा लगाते हैं। मनीष कुमार, सुरेश, ज़्यादातर आपको मिलेंगे कुमार टाइटल के साथ। तो हमें कुमार गुप्त याद रखना है कि नालंदा किसने बनवाया, कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त जो थे उन्होंने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। ठीक है, किस अभिलेख, भीतरी अभिलेख। अब आते हैं स्कंदगुप्त पे। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हूणों को पराजित करने वाले कौन, वो थे स्कंदगुप्त। कौन से अभिलेख, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे, पर्णदत्त, उनका पुत्र चक्रपाल। और तो हुड़ों को पराजित स्कंदगुप्त ने। और ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का निर्माण भी हो गया, कौन से, सौराष्ट्र के गवर्नर। किसके समय में, देख लो इसके समय में। हुड़, हुड़ कौन थे, तो हुड़ मध्य एशिया के थे, मिडिल ईस्ट के। हुड़ अत्यधिक बर्बर थे। और हुड़ों ने कौन सा नारा प्रसिद्ध किया, हर हर महादेव। हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया हूणों ने। तो मिडिल ईस्ट में अभी एक नया नारा चलता है, उसे देख के लोग भाग जाते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट के ही लोगों ने। तो मिडिल ईस्ट के लोगों के नारे बहुत फेमस होते हैं। हूणों ने हर हर महादेव का नारा दिया। और इसमें भी देखिए कौन कौन से, तीन थे, तिगिण, तोरमाण और मिहिरकुल। और मिहिरकुल जो था वो भगवान शिव का अनुयायी था। और कोटा के पास बारडोली, ये भी बढ़िया आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था मिहिरकुल ने।
अब आते हैं सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करा दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्माण, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य सबसे पहले वाले जो चंद्रगुप्त थे। और उसका पुनर्निर्माण तो वो कराया अशोक ने। ठीक है। फिर रुद्रदामन ने फिर से पुनर्निर्माण निर्माण कराया और स्कंदगुप्त ने फिर से उसकी रिपेयरिंग और पुनर्निर्माण कराया। मौर्यकालीन शासकों ने जन कल्याणकारी कार्यों के तहत सुदर्शन झील का निर्माण एवं पुनर्निर्माण कराया और सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया। अशोक ने क्या कराया था? नहरों का निर्माण कराया। ठीक है। ये जो पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित जूनागढ़, इसी में क्या किया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराया। अब बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। गुप्तकालीन साहित्य की तो धार्मिक साहित्य पहले देख लेते हैं। तो रामायण, इसके रचनाकार वाल्मीकि, आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। और रामायण को चतुर्वेद सहस्त्र संहिता, चतुर्वेद सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर्वेद और सहस्त्र 24 और सहस्त्र माने 1000, तो चतुर्वेद सहस्त्र संहिता कहा जाता है। और रामायण के अध्याय को क्या कहते हैं? कांड। और रामायण में कितने कांड हैं? हम बात कर रहे हैं रामायण की, ना कि रामचरितमानस की। किसकी बात कर रहे हैं? रामायण। तो उसकी रचनाकार वाल्मीकि। और कांड कितने? 7। ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी वगैरह में। अब देख लेते हैं कौन से। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, या फिर लंका कांड को बोलते हैं युद्ध कांड, और अंत में है उत्तर कांड। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड कौन सा है। महाभारत की बात करते हैं अगला। तो महाभारत के रचनाकार थे वेद व्यास, और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने लिखा था। और महाभारत के अध्याय को क्या कहेंगे? पर्व। रामायण के अध्याय को क्या कह रहे थे? कांड। और महाभारत में कितने? 18 पर्व है। और महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में ही भगवत गीता है। तो भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व में है, और भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। आरंभ में जब 8000 श्लोक थे, इसको जय संहिता कहा जाता था। 24,000 श्लोक पे से भारत संहिता कहा गया, और 1,00,000 श्लोक होते इसे महाभारत या सहस्त्र संहिता कहा गया, क्योंकि 1000 हो गए ना। अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने किया धार्मिक साहित्य की चर्चा करी, अब गैर धार्मिक साहित्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कालिदास ने 2 काव्य लिखे, एक रघुवंश, एक कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में कार्तिकेय की कहानी है। 2 अर्ध काव्य लिखे, ऋतु संहार और मेघदूत। इसमें क्या है? विरह वेदना। विरह वेदना मतलब बिछड़ना वगैरह। और कालिदास का सबसे फेमस नाटक मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशी। तो राजकुमार पुरूरवा व उर्वशी की कहानी है। किसमें? विक्रमोर्वशी। और मालविकाग्निमित्र, ये तो पूछते ही रहते हैं घूम इधर उधर से बार बार। तो इसमें शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालविका, तो ये तो नाम में ही है, इसकी कहानी है। कौन से राजकुमार थे? शुंग राजकुमार। और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। बात खत्म। ये हो गए नाटक किसके? कालिदास के। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना थी, और ये प्रथम भारतीय पुस्तक थी जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद। अब आते हैं इसी में क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र लिखते हैं वृहत कथा मंजरी, ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं। क्षेमेंद्र लिखते हैं वृहत कथा मंजरी। अमर सिंह लिखते हैं अमर कोश, और चंद्रगोमिन लिखते हैं चंद्रगोमिन व्याकरण। और ये वात्सायन द्वारा लिखी गई कामसूत्र, और कामंदक द्वारा लिखी गई नीति शास्त्र। और ये इंपॉर्टेंट है,
शूद्रक लिखते हैं मृच्छकटकम, मिट्टी की गाड़ी, इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। प्रथम पुस्तक जिसमें आम आदमी को नायक बनाया गया था वो था शूद्रक, और शूद्रक वो था मृच्छकटकम और उसको लिखा था शूद्रक ने। और चारुदत्त को क्या बताया है? व्यापारी था, ब्राह्मण लेकिन व्यापारी। माघ लिखते हैं, माघ की रचना है शिशुपाल वध, और रावण वध रचना है वत्स भट्टी की। और ये तो भूलते ही नहीं है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी। और महाकवि भास ये स्वप्नवास व दत्ता लिखते हैं। स्वप्नवास और दत्ता किसने लिखी? भास ने। और अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता एवं वत्स के शासक उदयन की कहानी है। यह भारत का प्रथम नाटक था। कौन सा? स्वप्न वासव दत्ता। और किसके द्वारा लिखे गए? भास के द्वारा। इसके अलावा ये लिखते हैं चारुदत्तम और प्रतिज्ञा योगंध रायण। मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला जो थी गुप्तकालीन, वो मौर्योत्तर कालीन मूर्तियों जितनी सुंदर नहीं। सुंदरता के मायने अलग हैं, और लेकिन चूंकि ये मंदिरों से संबंधित थे और थोड़ा सा संस्कारी टाइप थे, तो इसमें नग्नता का अभाव है। इस समय अर्धनारीश्वर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना, ये नाम याद रखना, मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना, और त्रिदेव की मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई थी। इसके अलावा सुल्तानगंज यूपी से भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति 8 फीट की धातु की मिलती है। सांची सारनाथ से पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, और गुप्त काल मंदिरों से दशावतार एवं अप्सराओं की भी मूर्तियां मिली। आप मंदिर स्थापत कला देखिए, आर्ट कल्चर आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में जो आर्ट कल्चर है, और ज्योग्राफी में आपका हो गया एनवायरमेंट इकोलॉजी। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में देखते हैं तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापित कला का आरंभ कब हुआ? गुप्त काल। हमने बताया ना, मंदिर मतलब गुप्त काल। और मंदिर चबूतरे नुमा होते थे, और 3 ओर सीढ़ियां होती थी। याद रखना, कितनी ओर? 3 ओर। चबूतरे पर गर्भगृह का निर्माण भी आरंभ हो गया था इस समय, और गर्भगृह पर अब बनाया जाने लगा शिखर, माने ये चबूतरा चढ़ने के लिए, इसमें गर्भगृह माने, और इसके ऊपर बनाया जाने लगा शिखर, जो फिर मंदिर ये होता था ना, कलश रखते हैं और इस पे मंदिर पे फहराते हैं झंडा। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा पथ भी होता था, जिसके चारों हम लोग मंदिर में जाते हैं, वो भी मूर्ति है तो उसके चारों ओर परिक्रमा होना जरूरी। आरंभिक मंदिर पंचायतन शैली में बने हैं, मतलब एक मुख्य और उसके 4 छोटे छोटे, नहीं इधर इसे मुख्य भगवान, यहाँ पर दूसरे छोटे छोटे भगवान रख देते हैं, तो कुल हो गए 5। तो ये हो गए पंचायतन शैली। और मंदिर स्थापत्य कला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके अलावा देख लेते हैं, एक है भूमरा का शिव मंदिर, तेगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये सब इम्पोर्टेंट है। नचना कुठार तो बहुत बार आया, किससे संबंधित है? वो पार्वती जी से संबंधित है। और भीतर गांव का ईंटों का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु से समर्पित। क्वेश्चन ये आए हैं कौन सा मंदिर किससे संबंधित है? तो भूमरा का मंदिर किससे संबंधित है? तो भूमरा का मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। तीगवा का मंदिर विष्णु से संबंधित है। सिरपुर का लक्ष्मण से संबंधित है। नचना कुठार कई बार आया है, पार्वती जी से संबंधित है। और भीतर गांव वो तो याद ही रखना है, विष्णु मंदिर है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन चित्रकला की। तो अजंता जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एवं बाघ मध्य प्रदेश में है, इन गुफाओं से क्या मिल रही है? हमें गुप्तकालीन चित्र मिले। यहाँ से कौन से चित्र? फ्रेस्को एवं टेम्पेरा चित्र मिले।
इसमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण एवं प्रयोग किया गया है। अजंता में कितनी गुफाएं मिली, पहले तो ये देख लो, तो 29 मिली हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इससे 30 गुफाएं मिली। और इसमें भी सुरक्षित कौन कौन से हैं? गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17। और अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी। गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो 6वीं व 7वीं शताब्दी से संबंधित है। और जो गुफा संख्या 1 है उसमें चालुक्य शासक पुलिकेशन जो द्वितीय था उसको फारस के दूत के स्वागत करते हुए चित्र भी मिला है। गुफा संख्या 9 व 10 ये है सातवाहनों के संबंध। सातवाहन शासक जो थे उनके समय की गुफा संख्या है 9 और 10। और गुफा संख्या 16, 17 इसका निर्माण वाकाटक शासक हरिशरण के मंत्री वराहदेव ने कराया। कौन से? गुफा संख्या 16, 17। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा से मिलता है? पहली बात तो ये गुफा संख्या 16 से मिलता है। याद रखो, राजकुमारी 16 वर्ष की थी, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। गुफा संख्या 16 से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। और गुफा संख्या 17, दो ही पॉइंट याद रखो। गुफा संख्या 17 इसको क्या कहा गया? चित्रशाला कहा गया। किसको? गुफा संख्या 17। और गुफा संख्या 17 से क्या महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण, माता एवं शिशु का चित्र, ये सब यशोधरा एवं राहुल, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ये सारे मिले हैं गुफा संख्या 17 से। और मरणासन राजकुमारी ये गुफा संख्या 16 से, और यह है किसकी? आनंद की पत्नी सौंदरा का। 17 गौतम बुद्ध के महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, माता एवं शिशु का चित्र जिसमें यशोधरा एवं राहुल है। अब बात करें बाघ की गुफाएं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बाघ की गुफाएं स्थित कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ तो मध्य प्रदेश। तो बाघ की गुफाएं खोज डेंजर फील्ड ने की। अब सीधी बात है, याद रखने के तरीके बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाघ हैं, बाघ तो डेंजर फील्ड ने करी। इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू व जैन तीनों धर्मों से संबंधित चित्र मिलेंगे। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। संख्या भी पूछी गई, संख्या भी पूछी गई। अब बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, जो हम कहते हैं हमारे यहाँ नहीं थी। अब सुन लो, गुप्तकाल जो कहते हैं ना, मंदिर 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 बनाने से क्या होगा, और साइंटिस्ट और वो, तो देखो सारे काल आ गए, सारे काल चले गए। सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए गुप्तों ने। अब देखो साइंस टेक। मंदिर का मतलब सिर्फ अगरबत्ती जलाना और पूजा करना नहीं है। मंदिर का मतलब है अपने अंदर के आध्यात्म को जगाना, अपने अंदर की बुद्धि का विकास करना, शांति। मंदिर कभी डेवलपमेंट नहीं रोकता है। मंदिर कहता है चित्त को शांत रखिए और सृजनात्मक कार्यों में अपनी एनर्जी लगाइए, विघटनात्मक कार्यों में नहीं। अब देख लो सबसे ज़्यादा मंदिर बनाने वालों के काल में क्या होता है। तो इस दृष्टिकोण में गुप्तकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल रहा। साइंस टेक के ज़माने में स्वर्ण काल पूछे तो गुप्त काल, और मंदिर का भी स्वर्ण काल तो गुप्त काल। और महरौली से जो चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ में मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय माने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और वह मुगल कालीन रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज तक जंग नहीं लगी। अब बात करें आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम कहा कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसका ग्रह है। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। इनको भी संरक्षण कहाँ मिला? संरक्षण का मतलब समझते हैं? संरक्षण का मतलब जैसे अभी इसरो को फ्री हैंड है कि आपको जितना खर्चा करना है करिए, डीआरडीओ को फ्री हैंड है, जितना रिसर्च पे खर्च करना है करिए, निश्चिंत रहिए, सफल हो असफल हो हम आपके साथ। तो वही फ्री हैंड मिला। और उनको अभी पता क्या होता था यूरोप में? क्या हो रहा था? अगर यूरोप में ऐसा कोई बोल देता था उस जमाने में कि पृथ्वी ग्रह नहीं है, सूर्य स्थिर है, ऐसा कुछ, मतलब स्थिर तो कुछ भी नहीं है, उल्टा पुल्टा जो भी बोलता था, मतलब सत्य भी बोले, तो उसको फांसी पे लटका देते। ईश्वर का अपमान बोल के उसको फांसी पे लटका देते थे यूरोप में। और यहाँ पर चल रहे हैं हमारे
आर्यभट्ट जो कह रहे हैं कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसका ग्रह है। उस जमाने में, अभी तो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप और नासा और जाने क्या क्या, हबल टेलीस्कोप सब बने। और उन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा को बताया कि यह पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देख रहे हो, जो कहते हैं ना अपने देश में तो कुछ, अपने देश में बहुत कुछ था, ढूंढोगे तो अभी भी मिल जाएगा। ढूंढना नहीं चाहोगे, वो होता है ना, कोविड के टाइम पे समस्या हो गई थी तो अपने देश में पीपी किट नहीं बनती थी, है ना। बहुत समस्या हुई स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वेव आई, तो चाइना ने क्या किया, रातों रात हॉस्पिटल बनवा दिए, तो पूरे आर्टिकल भर गए न्यूज़ चैनल्स और ट्विटर जितने थे सब, कि चाइना ने रातों रात बना दिया हॉस्पिटल, यहाँ देखिए लोग मर रहे हैं। भाई व्यवस्था नहीं थी। फिर आती सेकेंड वेव और उसमें शुरू होता है वैक्सीनेशन। तो पहले तो अफवाह फैलाई गई मर रहे हैं लोग, और दबाव बनाया गया कि बाहर से क्यों नहीं मंगवा रहे, अपनी बनाने पे क्यों तुले हो। चलो वो भी नहीं मानी, यहीं पे बनवाने लग गए। तो जब यहाँ पे बनवाने लग गए तो कहने लगे जिस स्पीड से आप करा रहे हैं, ऐसे तो वैक्सीन, बड़े बड़े ज्ञानी, तो ऐसे तो वैक्सीनेशन में बहुत टाइम लगेगा। कोई कह रहा था 20 साल में हो पाएगा, कोई कह रहा था 50 साल में वैक्सीनेशन भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ढूंढना नहीं चाहते अपने अंदर की क्वालिटीज़ कि हमने क्या कर दिखाया। और ये बात 2014 के बाद से शुरू नहीं हुई, हमने पहले भी 1947 के बाद भी और 1947 के पहले भी, सदियों पहले दुनिया को सब कुछ बता दिया था। बस दुनिया तुम्हें बताती है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कोई खोज नहीं की। सबसे बस बारूद चाइना ने खोज लिया तो आपने कहा वाह चाइना बहुत आगे। बंद करो, इतिहास ढंग से ही पढ़ लो तो समझ जाओगे कि हम क्या थे। और कुछ भी है ना, अभी कुछ भी हो जाए, एक छत गिर जाए, तुरंत लिख दोगे कमेंट में विश्व गुरु बन गया भारत। भाई टोंट, अभी तो खिलाड़ियों पे भी कस रहे थे ना टोंट, कि ये हो गया जीत जाएंगे, पनौती आ गया इसलिए हार गए। अभी इतने मेडल लेके आए, अब ये मत कहना पहले भी, हाँ पहले भी आए थे, वो अच्छी बात है, लेकिन बीच में डाउन हुए ना। तो कोसना बंद करो। आपके अगर राजनीतिक विचार नहीं मिलते हैं तो उस राजनीतिक पार्टी को या उसके अध्यक्ष को या उस राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री, उनको कोसिए ना। कि आप इस फिराक में लगे रहेंगे कि कब देश को नीचा देखने को मिले, हमको सो जाए, बन गया विश्व गुरु, मेक इन इंडिया का मजाक। क्यों भाई। चलिए आगे शुरू करते हैं। और अभी देखते जाओ, अभी देखो आर्यभट्ट का मजा देखो। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के कारणों को भी बता दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट देख लेना। पाई का मान भी बता दिया, और उस उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या भी बता दी थी जो वर्तमान में सटीक है ना। मंदिर और साइंटिस्ट वाले सुन लो, कुछ तो लिखा है वेद में। वेदों में बहुत कुछ लिखा है साइंस टेक और विद्या के बारे में, उसी से ये ज्ञान आया, उन्होंने वो पढ़े, उसमें है, सब है, ज्यामिति पूरी है उसी में, और खगोली ज्योतिष सब कुछ उसी में है। ज्योतिष की बात कर रहे हैं, वो सुबह लाल नीली पीली अंगूठी पहन के टीवी पे आने वाले ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहे, हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं। जो सुबह लाल पीली नीली अंगूठी वो है ठग, और ये है ज्योतिष शास्त्र और खगोली शास्त्र, ये है रियलिटी। उन्होंने तो पढ़ी नहीं होगी, थोड़ी बहुत पढ़ के आ जाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने, उनसे सतर्क रहिए। लेकिन अपनी जो संस्कृति है और अपने जो पूर्व में जो हुआ है उसको मत भूलें। अभी देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया, और पहले व्यक्ति थे जिसने अपने नाम पर पुस्तक लिखी, और पुस्तकों के नाम थे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। यहाँ पे दे दी त्रिकोणमिति, सूर्य सिद्धांत में क्या दे दी, त्रिकोणमिति। कैसे याद रखोगे, सूर्य की छाया, सूर्य
की वजह से किसी वस्तु की छाया बदलती है। तुमने त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पढ़े ना, एक व्यक्ति खड़ा है 30 डिग्री के एंगल पर, उसकी इतनी छाया। याद करने का तरीका बता रहे हैं, तो वो है त्रिकोणमिति सूर्य सिद्धांत में है। इसके अलावा 10 गीत का सूत्र भी है। फिर आर्यभट्ट अकेले नहीं, अभी देखो वराहमिहिर आते हैं। ये पूछ लेते हैं आर्यभट्ट कौन थे और वराहमिहिर कौन थे, मतलब कौन, मतलब क्या काम करते थे। तो वराहमिहिर, इनकी पुस्तकें हैं पंच सिद्धांत का, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक। पंच सिद्धांत का, बृहत सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक। और कुंडलियों पर कार्य किया, और ये फलित ज्योतिष में विश्वास रखते थे। तो वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र और आर्यभट्ट, ये पूछा है तो आर्यभट्ट किससे, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से संबंधित। अब आगे आओ, तो भास्कराचार्य, भास्कराचार्य जो प्रथम थे, इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया और आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही माना और साबित भी किया। इनकी पुस्तकें लघु भास्कर, बृहद भास्कर। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त, ये भीनमाल के थे। इन्होंने लिखा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं भास्कराचार्य द्वितीय। प्रथम द्वितीय याद रखना, ये 12वीं शताब्दी में थे। ये कौन हुए, ये हुए भास्कराचार्य, ये हो गए गणितज्ञ। तो खगोल विज्ञान हो गए आर्यभट्ट, ज्योतिष विज्ञान हो गए वराहमिहिर, और गणितज्ञ हो गए भास्कराचार्य द्वितीय। इनकी पुस्तक देख लीजिए भास्कराचार्य द्वितीय की, वो थी सिद्धांत शिरोमणि। 4 संस्करण हैं इस पुस्तक के। पहला है लीलावती, और लीलावती स्वयं गणितज्ञ थी। लीलावती कौन थी, वो भास्कराचार्य की पुत्री थी। इसके बाद गणिताध्ययन, गोलाध्ययन, बीजगणित, ये किताबें मैथ्स की लिख दी भास्कराचार्य द्वितीय। अब आते हैं वाग्भट्ट। तो वाग्भट्ट की पुस्तक है अष्टांग हृदय, और ये आयुर्वेद से संबंधित है। और अब आते हैं पाल काव्य। पाल काव्य ने लिखी हस्ती, हस्ती माने हाथी होता है, आयुर्वेद, ये हाथियों की चिकित्सा से संबंधित। गुप्त काल में और किसकी रचना हुई, नवीनतम नाम के ग्रंथ की रचना हुई, जो किस पे आधारित था, आयुर्वेद पर आधारित था। अब आते हैं दर्शन पर। थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि अगर मान लो सिलेबस से उसने भटकने की कोशिश करी थोड़ा बहुत, तो भी हमें पता होना चाहिए। तो दर्शन नास्तिक और आस्तिक। तो जो आस्तिक दर्शन है वो षड दर्शन कहे जाते हैं। संख्या पूछ ले तो आप बता देंगे 6। नास्तिक में बौद्ध, जैन और चारवाक, ये नास्तिक दर्शन थे। और आस्तिक दर्शनों में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय व वैशेषिक। 6 तो आप संख्या याद रखेंगे, नाम 2 बार पढ़ लेना। पूछ सकता है कि निम्न में षड दर्शन में से शामिल नहीं। और ये आस्तिक दर्शन है, नास्तिक, बौद्ध, जैन और चारवाक। आस्तिक दर्शन का मतलब है जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं, और उनकी संख्या 6 है। नास्तिक दर्शन जो वेदों को नित्य व प्रमाणिक नहीं मानते, इनकी संख्या 3 है। ठीक है, अब प्रवर्तक देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक हैं जैमिनी, जैमिनी, और इसके प्रमुख आचार्य हैं कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। यह अनीश्वरवादी दर्शन है, कौन, पूर्व मीमांसा। और ईश्वर को नहीं मानते हैं, कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, और ये मानते हैं कि यदि सही विधि द्वारा, होते हैं ना मुहूर्त निकाल के वाला, और सही तरीके से कर्म किए जाएं तो उनका फल अवश्य मिलता है। ये कहता है पूर्व मीमांसा, प्रवर्तक जैमिनी, प्रमुख आचार्य कुमारिल भट्ट व प्रभाकर, और ईश्वर को नहीं मानते।
यह वेदों एवं ब्राह्मण साहित्यों पर आधारित है। पूछा है इनके, जब आप विविध वाला पढ़ेंगे तो उसमें पूछ सकता है, तो यही कवर कर लो। फिर आता है उत्तर मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक बादरायण। ये डायरेक्ट पूछता है, उल्टा क्वेश्चन पूछता है, दिक्कत हो जाती है। बादरायण किस दर्शन से संबंधित है? तो बादरायण, देखो बाद है ना, एक होता है पूर्व माने पहले, एक होता है उत्तर यानी कि बाद। तो बादरायण उत्तर और मीमांसा से संबंधित है, और ये अरण्यक व उपनिषदों पर आधारित है। वेद पुराण पहले आए, अरण्यक उपनिषद बाद में आए, तो ये बाद वाले हैं। तो बादरायण और अरण्यक उपनिषदों पर आधारित हैं, और इसमें रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्वों पर बल दिया। अब आ जाते हैं प्रमुख आचार्य। तो जो शंकराचार्य जी थे वो किससे संबंधित थे? ये भी कई बार पूछा है। तो वो उत्तर मीमांसा से संबंधित थे। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, और इन्होंने शंकर को निर्गुण निराकार निर्वचनी ब्रह्म को माना। माने जो आंख बंद करो, जो जो दिखे आंख बंद करने के बाद, वही उन्होंने कहा कि यही तो शिव है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मतलब सब कुछ मोहमाया है, केवल ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। शंकर ब्रह्म एवं जगत में सजाति विजाति व स्वगत भेद को नहीं मानते, न स्वीकार करते, और वो कहते सब मोह माया है, माया के कारण ही हमें जगत का आभास होता है। और शंकर के अनुसार ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद, सच में चेतन है। तो शंकराचार्य का दर्शन उत्तर मीमांसा, उसमें भी अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। दर्शन में आपको हमने बता दिया था संख्याएं, ऊपर बता दिया ना? हाँ ठीक है। अब आते हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया? विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, और ये ब्रह्म एवं जगत में सजाति व विजाति भेद को अस्वीकार करते हैं, लेकिन स्वगत भेद को मानते हैं। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इनके दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद का, जो अद्वैतवाद का विशिष्ट रूप था, माने सजाति विजाति भेद था उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन स्वगत भेद को मानते हैं। और इन्होंने रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पे बल दिया था। किसकी अवधारणा पर? भक्ति की अवधारणा पर बल दिया था। यूपीएससी 2021-22 का क्वेश्चन। 21-22 माने जो इस साल हुआ था, उसमें आया था कि रामानुज ने कौन सी अवधारणा पर बल दिया? तो भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। और माधवाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य का है द्वैत अद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध अद्वैतवाद से संबंध रखते थे। अब सांख्य दर्शन की ओर बात कर रहे हैं। सांख्य मतलब साम अख्य, जो सम्यक ज्ञान से संबंधित है, और इसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। ये द्वैतवादी दर्शन है, पुरुष एवं प्रकृति को मानता है, विकासवादी दर्शन है, और ये अनीश्वरवादी दर्शन है। और यह इस योग का जुड़वां दर्शन किसे कहते हैं? योग की ज्ञान मीमांसा को जो मानते हैं, योग का जो जुड़वां दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। कैसा दर्शन है? द्वैतवादी प्रतिपादक कपिल मुनि। अनीश्वरवादी है, हाँ जी, सांख्य दर्शन। योग दर्शन जो था उसके प्रतिपादक थे पतंजलि, और योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना आप जानते ही हैं। और गीता के अनुसार कर्म में कुशलता लाना ही योग है। और पतंजलि ने
अष्टांगिक पथ दिया? यम नियम पूछा था, इधर नहीं, यूपीएससी पूछती है कि इनमें से कौन से अष्टांगिक पथ में शामिल नहीं है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। सांख्य दर्शन का जुड़वां दर्शन, अभी बताया ना, जुड़वां दर्शन है कौन? योग दर्शन। अब आते हैं न्याय दर्शन पर। तो इनके प्रतिपादक जो थे वो गौतम ऋषि थे। और भारतीय दर्शन का तर्क शास्त्र किसे कहा जाता है? न्यायिक दर्शन को। ये अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ज्ञान के 4 साधन बताए, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक उपमान और शब्द। ये 4 साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा गौतम ऋषि का मानना था। इसमें उन्होंने बताया कि एक तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा, एक अनुमान, एक उपमान और दूसरा शब्द। न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देता है। और न्याय किसका जुड़वां दर्शन है, ये भी क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्याय वैशेषिक का जुड़वां है। न्याय दर्शन वैशेषिक का जुड़वां है। सांख्य योग का जुड़वां है। सांख्य दर्शन योग का जुड़वां है और न्याय दर्शन वैशेषिक का जुड़वां है। ये याद रख लेना, पूछ लेना। वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन इसके प्रतिपादक कणाद या उलूक, और इसे औलुक के दर्शन भी कहते हैं। इन्होंने दे दिया परमाणुवाद का सिद्धांत। अब आते हैं चार्वाक दर्शन। तो बृहस्पति इसके प्रतिपादक थे। बृहस्पति ये इसके प्रतिपादक थे। और बृहस्पति ने दानवों को दिग्भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का प्रतिपादन किया, ऐसा माना जाता। कंफ्यूज करने के लिए बनाया चार्वाक दर्शन। और इस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ईश्वर को नहीं मानते, कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा के पाने का उदाहरण द्वारा, आत्मा को पान के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, मतलब पान के पत्ते के उदाहरण के द्वारा इन्होंने समझाया है। यह 2 पुरुषार्थ, अर्थ और काम को मानते हैं। 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। आकाश को नहीं मानते। तो चार्वाक दर्शन अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता और आकाश को भी नहीं मानता। केवल कितने को मानता है? 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश होते हैं, ये आकाश को नहीं मानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज्ञान प्राप्ति का एक साधन प्रत्यक्ष को ये लोग मानते हैं। भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन कहा जाता है किसको? चार्वाक को। ये कहते हैं खाओ पियो विवाह करो मौज से रहो, यही है चार्वाक दर्शन। अब बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था की। तो बस थोड़ी सी कसर यहीं पे रह गई थी, बाकी सब ठीक चल रहा था। राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्र नहीं था। वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। राजा जो था वो महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था और राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता था। और इसी समय इम्पोर्टेंट, इसी समय गुप्तकाल के समय वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाने लगा, जिससे सामंतवाद का विकास हो गया और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। हुआ क्या कि पहले राजा ही जो सब कुछ होता था, तो एक प्रथा लाई गई सामंतवाद, जिसमें भूमि बांटी जाने लगी, माने अनुदान दिया जाने लगा। बड़े मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से करके अब तुम मालिक, अब तुम मालिक। तो प्रथा तो ठीक थी सामंतवाद, लेकिन जो उसका आगे चलकर वो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उसमें, और ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा क्या मतलब इस सर्वोच्च मानने लगे और लोगों का शोषण करने लगे। और सामंतवादी प्रथा सबसे खराब प्रथा बनकर
उभर के आती है। मेन मकसद था, जैसे न पंचायती राज वाला सिस्टम था कि नीचे भी ऐसे इन्होंने राजाओं ने सोचा कि अब थोड़ा नीचे भी उनको ही अंडर में भूमि देते। बस उसी का उन्होंने फायदा उठाया और सामंतवाद व्यवस्था आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होती। अब देख लेते हैं सम्राट के जो प्रमुख मंत्री उनका नाम। तो अभी ऊपर आया था एक नाम, महासंधि विग्रहक। ये क्या होता था, देखो संधि युद्ध में ही होती है और युद्ध के बाद शांति होती है, तो युद्ध व शांति का मंत्री महासंधि विग्रहक कहलाता था। महादंड नायक वो न्यायाधीश ही होगा, आपको समझ में आता है। और महाबलाधिकृत जिसमें महाबल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेनापति। अब आते हैं दंडपाशिक जो था प्रमुख पुलिस अधिकारी। दंडपाशिक प्रमुख पुलिस अधिकारी। और इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, वो है महाअक्ष पटलिक। ये था अभिलेख एवं राजस्व अधिकारी। कौन था, महाअक्ष पटलिक। ये क्या था, अभिलेख एवं राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मान लो इसको। तो अभिलेख एवं राजस्व अधिकारी कौन था, महाअक्ष पटलिक। इसके बाद विनय स्थिति स्थापक, ये था धार्मिक और नैतिक मामलों का प्रमुख। और ये क्लर्क कर्णिक था, बाबू जिसको बोलते हैं वो था कर्णिक, जो कि क्लर्क। अब आगे बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो एक क्वेश्चन जो सीधे बनता है वो ये है कि गुप्त काल में प्रांत को कहा जाता था। उसमें भूक्ति सूक्ति सब कुछ लिखा होता है, तो उसको या तो विषय बोलते थे या भूक्ति कहा जाता था। और ये बटी होती थी विधि, जिसको संभाग, और पेट जो कि तहसील कहा जाता था, और ये आगे जाके ग्राम। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भुक्ति का मतलब राष्ट्र था और विषय का मतलब राज्य था। तो पहले आपस में ये लोग लड़के डिसाइड कर लें, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि विषय क्या था और भुक्ति क्या था। अब आते हैं गुप्त काल के व्यापार के बारे में। गुप्त काल के समय क्या हुआ, विदेशी व्यापार में आ गई गिरावट। ये क्वेश्चन बनते सीधे सीधे, एक बार समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुप्त काल में विदेशी व्यापार में आती है गिरावट। क्यों, क्योंकि रोमन साम्राज्य जब हो गया था पतन, तो जब खरीदने ही वाला नहीं रहा तो विदेशी व्यापार हो गया खत्म। तो किससे व्यापार करेंगे, तो चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन यह व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। इसका सबूत क्या है, सबूत यह है कि भारत से उस समय की एक भी विदेशी मुद्रा नहीं मिली। वस्तु विनिमय, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा। पायान चीनी यात्री हमने बताया था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह द्वारा श्रीलंका होते हुए चीन गया था। फायान के अनुसार भारत में कौड़ियों से व्यापार होता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में मिलते हैं और इनका उपयोग किस लिए करते हैं, जब कह रहे व्यापार में उपयोग नहीं हो रहा है, तो उपहार धन संचय हेतु किया जाता। चांदी व तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, घरेलू व्यापार होता। अब आते हैं सामाजिक स्थिति। तो चूंकि अभी हमने बताया मंदिर थे, तो वर्ण व्यवस्था तो होनी ही थी। तो सबसे पहले पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। और मंदिर थे उस जमाने में, तब उस जमाने में वर्ण व्यवस्था भी थी, जाति प्रथा भी थी, और अस्पृश्यता माने छुआछूत भी थी। और जो वर्ण संकर जातियां थीं वो गांव के बाहर रहती थीं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार क्या हो गया, कम हो गया। अब ये कमियां आ रही हैं, अभी तक हमने अच्छाइयाँ बताई, अब ये कमियां गिनते जाइए कि दिक्कत कहाँ आई, ये साम्राज्य और आगे क्यों नहीं बढ़ा। क्यों, इसमें जाति प्रथा था, 4 वर्ण थे, और महिलाएं जो वर्ण संकर जातियां थी उनको बोल दिया आप गांव से बाहर रहिए, और शिक्षा के अधिकार महिलाओं को कम हो गया।
जबकि वैदिक काल जो शुरुआत हुई थी उस समय ये सब कोई भी बुराई नहीं थी। बस यहीं से गुप्त काल का पतन होना शुरू होने लगा। अभी देखो और बुराइयां। गुप्तकालीन साहित्य में महिलाएं एवं शूद्र प्राकृत भाषा में संवाद करते हैं। इससे मतलब है इनको संस्कृत नहीं आती होगी, तो इनको पढ़ने नहीं दोगे तभी तो संस्कृत नहीं आई होगी। अब आते हैं विधवा विवाह, तो इसको माना जाने लगा बुरा गुप्त काल में। कमियां देखो, बाल विवाह और सती प्रथा, इनका चलन हो गया, ये भी खराब चीज हुई। और इम्पोर्टेंट ये है जो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख तो ऐरण अभिलेख से मिलता है, और ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी सन भी याद रखो। और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि सेनापति गोपराज की पत्नी सती। और कमियां देखिए, पर्दा प्रथा का प्रचलन था, इसमें पर्दा प्रथा का प्रचलन था। और इस समय आपद धर्म की अवधारणा प्रसिद्ध हुई। मृच्छकटकम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण तो था, लेकिन वो था कौन, व्यापारी। और चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार सिंध, कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का शासन था। किसका शासन था, शूद्रों का शासन था। इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार क्षत्रिय घोड़ों से व्यापार करते थे, या घोड़ों का व्यापार करते थे। जो व्यापार है वो घोड़ों को नहीं, घोड़ों का व्यापार करते थे। और गुप्त काल में कलिवज्जे की अवधारणा विकसित हुई थी, वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। कमियां देखिए, और वृद्ध वैश्यों का क्या कहा जाता था, कुटनी। क्या कहा जाता था, कुटनी। अब आते हैं धार्मिक स्थिति। तो गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन गुप्त शासक जो थे वो सहिष्णु थे, यानी उनको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे कोई दिक्कत नहीं थी, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जिन्होंने गुप्त शासकों। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति भी प्रदान की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रह जो वीरसेन था वो भगवान शिव का अनुयायी था, और उसने उदयगिरी के शिव मंदिर को बहुत बड़ा दान दिया। तो गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन, बौद्ध सभी धर्मों का बढ़िया विकास हुआ। कोई धर्म पर अत्याचार जैसा कुछ नहीं हुआ, सभी को डोनेशन मिली। और इस काल में यानी कि गुप्त काल में हरिहर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा, बार बार दोबारा बोल रहे हैं, कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा त्रिदेव, एक मुखी शिवलिंग, चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्तियां बनना आरंभ। और षड दर्शन, अगर पूछे दर्शनों का विकास तो किस समय हुआ, तो वो भी गुप्त काल में। अब आ जाते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, एक तो इसका सन याद रखो, 606 से 647 ईस्वी। 606 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर हरियाणा में थी, और ये वंश था पुष्यभूति वंश। प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान पर क्या किया था, आक्रमण किया। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से करवा दिया था। इन्हें एक पुत्र थे, राजवर्धन, हर्ष और राजश्री पुत्री थी, और पुत्री का पति था ग्रहवर्मा जो था कन्नौज का शासक। प्रभाकर वर्धन की बीमारी से आहत होकर उसकी पत्नी जो थी यशोमती, उन्होंने कर लिया आत्मदाह। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कराई।
किसने? मालवा के जो शासक थे देवगुप्त। और ये क्वेश्चन कई बार आया, गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। गौड़ शासक पश्चिम बंगाल से संबंधित। उसके बाद हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया, और जैसे ही गौंड की मृत्यु हुई, माने शशांक की मृत्यु हुई, गौड़ शासक शशांक की, तो उसने बंगाल को भी जीत लिया। उसके बाद हर्ष पहुंचते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उतने सफल नहीं हुए, लेकिन सफल तो हुए, और चालुक्य वंश के शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन बाद में चालुक्य वंश के जो शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है, किसने हराया? तो पुलिकेशन द्वितीय ने हराया। याद रखना, हर्ष से क्वेश्चन बनता है तो पुलिकेशन द्वितीय का नाम जरूर आता है। तो वो किस वंश के थे? चालुक्य वंश के शासक थे, और हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे हराया। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी याद रखो, ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया है? उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी। ये 3 क्वेश्चन हर्ष अपने टॉपिक उसमें सिलेबस में, तो याद रखो 3 क्वेश्चन बनेंगे कि हर्ष को किसने हराया। तो हर्ष को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया, और यह जानकारी मिली हमें ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया? उत्तरापथ स्वामी। और वेनसांग जो है वो किसके समय में आया? वो हर्ष के समय में आया। और किस लिए आया ये भी पूछ लेता है। तो वेनसांग हर्ष के समय आया, बौद्ध धर्म की शिक्षा व जानकारी लेने के लिए भारत में आया। और वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और बाद में वहीं पे टीचर बन गया। और वेनसांग हर्षवर्धन की प्रशंसा करता है, भाई मुफ्त में रहना है, मुफ्त में खाना है, मुफ्त में इज्जत चाहिए, तो प्रशंसा तो करोगे ही। और वेनसांग ने दक्षिण भारत की भी यात्रा करी। वह यानी कि वेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशन द्वितीय का उल्लेख करता है। किसका किसका? नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशन द्वितीय का। वेनसांग ने भीनमाल की भी यात्रा करी, और वेनसांग की जो पुस्तक थी वो थी सीयू की। सीयू की। सीयू की वेनसांग की पुस्तक थी। और हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया। हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया, और वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता कर दी। तो इस बात का ब्राह्मणों ने हर्ष का विरोध भी किया कि ये चीनी आके यहाँ पर अध्यक्ष बना घूम रहा है, इसका क्या करोगे? तो हर्ष 5 वर्ष बाद प्रयाग में क्या करता था? महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, सारी संपत्ति अपनी दान दे देता था। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि महामोक्ष परिषद में वेनसांग ने कब हिस्सा लिया? तो वो था 6ठे में। तो क्या हर्ष पढ़ा लिखा था या विद्वान था? तो ऐसा माना जाता है हर्ष विद्वान शासक था। लेकिन इन राजाओं की सच्चाई पता क्या है? ये अपने जो कवि होते थे ना, उनसे कहते थे पुस्तक लिखो और मेरे नाम से लिखो, जिससे लोग जाने कि बहुत ही ज्ञानी है। जैसे आजकल होता है ना कि ट्विटर हैंडल कोई और चलाता है और ट्वीट कोई और करता है, वैसे ही कि किताब लिखो मेरे नाम से लिखना। छपती थी इन लोगों के नाम से और लिखता था कोई और, उसके उन्हें उचित इनाम दिया जाता। तो हर्ष की पुस्तकें व नाटक देख लो, नागानंद पुस्तक है, और प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये है नाटक। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये है पुस्तक। हर्ष के दरबारी कवि, इनकी भी रचनाएं आज आ सकती हैं। तो बाणभट्ट जो थे उन्होंने लिखी हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। इस बार चंडी शतक के चांस लगते हैं पूछने के। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी विद्वान थे उनमें थे एक बाणभट्ट, और उनकी रचना थी हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। और मयूर थे, उन्होंने लिखी सूर शतक। इसके अलावा मातंग दिवाकर भी दरबारी विद्वानों में शामिल थे।
तो चलिए यहाँ पर हर्ष भी निपट गए। इसके बाद आपके देखिए मेनली क्या है ना, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं 800 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे सीधे सीधे 1757 तक, और 1757 से ऊपर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर। तो यहाँ पर एंशियंट आप लगभग ख़त्म मानिए। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। गारंटी हमारी है कि 22 वीडियो में और 22 पीडीएफ में आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ट्रस्ट करिए, हमारे मार्क्स आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं। बाकी जगह पर आप 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार पेज आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए आपका दिमाग क्या है। 400 पेज में पूरी पैट कुछ नहीं है भाई, 7 दिन का एग्जाम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।